दोस्तों, आप ये बंद दुकान देख रहे हो? जरा याद करो, हो सकता है ऐसी एक बंद दुकान आपके बचपन में चलती हुई होगी, कपड़ों की दुकान, जहां से आपने स्कूल की यूनिफॉर्म ली होगी, या फिर ईद या दिवाली पे आपकी मम्मी वहां से एक नया सूट लेके आई होगी, या फिर वहां के वो अंकल आपको याद होंगे, आंटी याद होंगी, जो कि 20 साल से वहीं पे कपड़े बेचते जा रहे थे। आज वो दुकान बंद हो गई है, उसकी जगह पे अब ये वाली नई दुकान खुल गई है। इस दुकान में क्या है? ये एक बड़ा चमकता हुआ एयर कंडीशन स्टोर। तो देखो दोस्तों, इंडिया में भी करोड़ों लोगों के साथ यही हो रहा है और हम इसको रिटेल फॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मैं इस वीडियो में वो साइड दिखाना चाहता हूं जो कि ज़ूडियो के ग्रोथ चार्ट्स में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि रेवोल्यूशन में विनर्स होते हैं और लूजर्स भी होते हैं। विनर्स की गिनती करना इजी है, हम सबको पता है ज़ूडियो ने क्या कमाल का काम किया है, कमाल की ग्रोथ हुई है, लेकिन लूजर्स को कोई गिन नहीं रहा है। एक नंबर सुनो जो कि रियल स्केल पे बताता है कि भैया इंपैक्ट क्या है। इंडिया में एप्पल मार्केट 70 से 80% पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, मतलब लोकल बुटीक्स, गारमेंट शॉप्स, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, रोड साइड बाजार्स, करोड़ों फैमिलीज एंड करोड़ों लाइवलीहुड्स इसी के ऊपर चलते थे। ये लोग सूरत या तिरुपुर या लुधियाना जाते थे, वहां से होलसेल हब से जम के माल लेके आते थे, 300 से 400% का मार्कअप लगाते थे, अपने टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स में, गांव के अंदर जाकर के इन्हें बेचते थे। ये एक फंक्शनल इकोसिस्टम था, इम्परफेक्ट, इरेग्युलर, लेकिन फंक्शनल। और फिर आया ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू फैशन, किस फॉर्म में? एयर कंडीशन, ब्यूटीफुली मर्चेंडाइज, RFID एनेबल्ड ज़ूडियो के स्टोर्स के फॉर्म में। उसी मार्केट में, उसी शहर में, उसी शहर में एक अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर इफेक्टिवली कंपीट ही नहीं कर सकता था। कैपिटल ही नहीं था उनके पास, सप्लाई चेन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और कपड़े जो इनके पास थे वो ज़ूडियो के मुकाबले देखो आउटडेट हो जाते थे। तो वो जो 300% का मार्कअप था, जो कि इस पूरी बिजनेस मॉडल का फाउंडेशन था, वो ओवरनाइट मैथमेटिकली इररिलेवेंट हो गया। ऑफिशियली इसको कंजम्पशन फॉर्मलाइजेशन कहते हैं, टेक्निकली एक्यूरेट भी है, लेकिन इसका एक और नाम भी है, मिलियंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का डिस्प्लेसमेंट, बिना सेफ्टी नेट के, बिना किसी रिटेनिंग के, बिना किसी भी मीडिया कवरेज के। कुछ लोगों को ऑलरेडी लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा सिनिक वाला वीडियो है, ये तो बहुत बुराई कर रहा है, एटसेट्रा। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो नॉर्मल चर्न है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट में, तो यार ओवरऑल इकोनॉमी बेटर होती है। एंड बिल्कुल फेयर आर्गुमेंट है, मैं अग्री करता हूं। लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइज रिटेल में ये एंट्री लेवल जॉब्स ले रहे हैं, वो वही लोग नहीं है जो कि 25 साल से अपनी दुकान चला रहे थे, जो बंद हो गई है। दोस्तों, एज, स्किल गैप, जियोग्राफिक कॉन्स्ट्रेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इसको क्लीन कहना थोड़ा सा डिसऑनेस्ट होगा। कमेंट्स में बताओ, क्या आप सोचते हो कि यार ये ट्रेड ऑफ वर्थ इट है, या फिर हम ये कॉस्ट ऑनेस्टली एक्नॉलेज करते हैं? नहीं, देखो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक अपना ओपिनियन तो होता है। चलो, जो भी आपका ओपिनियन है, मैं देख रहा हूं कि कमेंट्स में क्या आता है, मैं पढ़ने के लिए बेताब हूं। मीनवाइल अब एक जरा कल्चरल शिफ्ट की बात करते हैं, जो कि शायद ज्यादा लॉन्ग टर्म कंसर्निंग है इस पूरे इकोसिस्टम में। इंडिया में कपड़ों का एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप था, जो कि स्पेसिफिकली इंडियन था। हम कपड़े ड्यूरेबिलिटी के लिए खरीदते थे, चीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 50 वॉशेस के बाद भी वो दिखनी चाहिए कि भैया पहले दिन जैसी है। अगर कपड़े पहनते पहनते हमारे लिए छोटे हो जाएं, तो जब छोटा भाई या छोटी बहन उसको पहने, उनके लिए वो बिल्कुल नए जैसा होना चाहिए। पुराने कपड़े नेबर्स के काम आते थे, और फिर किसी और के, कभी बर्तन वालों के, तो कोई और कभी ले जाता था। ये सस्टेनेबिलिटी बाय डिजाइन नहीं थी, ये इकोनॉमिक्स थी। लेकिन इकोनॉमिक्स से कल्चर बनता है, और उस कल्चर को सब 999 प्राइसिंग ने फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया है। जब एक टी शर्ट 299 की है, सबकॉन्शियसली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार वो शायद 10 वॉशेस में खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सस्ता भी तो इतना है, और दोबारा नया डिजाइन ले लेंगे। हम खरीद रहे हैं वीकेंड वेयर के लिए, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, एक कॉलेज के फेयरवेल के लिए। और ये डिस्पोजेबल फैशन की सोच है, जो पहले सिर्फ वेस्टर्न मार्केट्स में देखी जाती थी, और ज़ूडियो ने इसे नेक्स्ट लेवल पे जेन्युइनली मास मार्केट कर दिया है। और ड्यूरेबिलिटी से डिस्पोजेबिलिटी का जो शिफ्ट है ना, इसके एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी आता है। इंडिया में टेक्सटाइल वेस्ट ऑलरेडी 7.8 मिलियन टन पर ईयर है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सच बोलता हूं, ये भी वो वल्नरेबिलिटी नहीं है जो मुझे सबसे ज्यादा कंसर्निंग लगती है। सबसे अंडर रिपोर्टेड रिस्क है मिडिल इनकम ट्रैप, और यहां वो रिवलेशन आता है जो कि मैं महीनों से प्रोसेस कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है, मिडिल इनकम ट्रैप। सिंपल भाषा में कहूं तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जो कि रैपिडली अर्ली ग्रोथ स्टेज तो देखो अचीव कर लेते हैं। वहां पे उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग चीप रहती है, पावर कॉस्ट लो होते हैं, वेजेस भी लो होती हैं, और एक्सपोर्ट बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। पर फिर एक स्टेज आती है जहां पे वेजेस बढ़ने लग जाते हैं, रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं, एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट बढ़ने लग जाते हैं। और सडनली वो जो मॉडल था, जो कि ब्रिलियंट था, उससे सब कुछ अच्छा हो रहा था, वो एकदम से अनसस्टेनेबल होने लग जाता है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया आज के दिन उसी ट्रैजेक्टरी की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। वही चैलेंज है जो कि हमें लड़ना है। हमारे विकसित भारत का टारगेट है, जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो पर कैपिटल $20,000 होना चाहिए बाय 2047। ये एक एक्सीलेंट एस्पिरेशन है, जो कि मैं चाहता हूं बिल्कुल पूरा हो। लेकिन इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या होगा वैल्यू फैशन के लिए, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फैक्ट्री वर्कर की जो वेजेस हैं, वो इनएविटेबली इंक्रीज तो होंगी ही होंगी। अगर आज एक गारमेंट वर्कर 12,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है,
तो 2035 तक शायद वो 20,000 मांगेगा, और मिलनी भी चाहिए उसे, महंगाई इतनी बढ़ रही है भैया। और इंडिया का जो एपरल एमएसएमई सेक्टर है ऑलरेडी स्ट्रक्चरली मिसअलाइंड है। इंडिया हेवीली कॉटन पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एक्सपर्टीज, रॉ मटेरियल सब कुछ कॉटन बायस्ड है। लेकिन ग्लोबल फास्ट फैशन डिमांड रैपिडली सिंथेटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, पॉलिएस्टर ब्लेंड्स, नायलॉन, परफॉर्मेंस फैब्रिक्स, क्योंकि यही वो फैब्रिक है जो कि 299 की टी शर्ट को पॉसिबल बनाते हैं। इंडिया इस शिफ्ट के लिए अभी तक स्केल पे नहीं आया है, स्केल पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वैल्यू फैशन ब्रांड्स के लिए एक ब्रूटल चॉइस सामने आ जाएगी, और मुझे जेन्युइनली कंसर्न करता है। ऑप्शन नंबर 1 कि यार जो 999 का प्राइस सीलिंग है उसको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके महंगे कपड़े बेच देते हैं। वो साइकोलॉजिकल एंकर जो पूरी कंज्यूमर साइकोलॉजी का फाउंडेशन है, उसको तोड़ने का मतलब कंज्यूमर बेस को एलिनेट कर देना। एक ज़ूडियो का जो कस्टमर होता है वो 499 पे टी शर्ट खरीदता है, वो 799 पे ऑटोमेटिकली स्विच भी कर सकता है, वो रिकंसिडर कर सकता है, उससे फुटफॉल गिरेगा, रेवेन्यू डेंसिटी कम होगी, और पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल स्ट्रेन में आ सकता है। और यही आता है ऑप्शन नंबर बी, जो भी कॉस्ट आपके बढ़ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लो। लेकिन अब जरा सोचो, जो 5% का नेट मार्जिन है वो 2% पे आता है, 2% पे फाइनेंशियली अनवायबल हो जाएगा सब कुछ। जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, कंसोलिडेशन हुई, प्लेयर्स की भैया हालत टाइट हो सकती है। और यहाँ वो पैराडॉक्स आता है जो कि मुझे जेन्युइनली फैसिनेट भी करता है। ये मॉडल सर्वाइव करने के लिए इंडिया को चीप रहना पड़ेगा, फैक्ट्री वेजेस लो होनी पड़ेगी, रियल एस्टेट अफोर्डेबल होना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स को मैनेजेबल होना पड़ेगा। लेकिन इंडिया का पूरा एम्बिशन विकसित भारत, वर्कर की प्रॉस्पेरिटी, मेक इन इंडिया, वो सब कुछ उसी डायरेक्शन में पुश करता है जो कि इस मॉडल को इवेंचुअली स्ट्रेस करेगा। इंडिया का अपना सक्सेस यही इस मॉडल का सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थ्रेट हो सकता है। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मैं कहता हूं करना भी चाहिए, वहीं पे तो डिस्कोर्स होता है, डेमोक्रेसी है भैया। ये लोग मुझसे कहेंगे कि यार टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन आएंगे, एफिशिएंसी गेन्स होंगी, और उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट राइज होगा उसको ऑफसेट हम कर लेंगे। पॉसिबल है, लेकिन अनसर्टेन भी है। और हम करेंटली इस बेट के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे देख लेंगे, क्या एक्चुअल में ऐसा होगा उस समय हमें बताएगा। बट ओवरऑल हमने जो भी बात करी उसका सिंथेसिस क्या होता है? जो ब्रांड्स अगले 10 साल में सर्वाइव करेंगे वो नहीं होंगे जो कि सबसे सस्ते कपड़े बेचते हैं, वो होंगे जो कि इस विंडो में अभी जब ये कॉस्ट मैनेजेबल है तब मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करेंगे, प्रीमियम सेगमेंट में पांव रख लेंगे, और कंज्यूमर्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे जो सिर्फ प्राइस पे बेस्ड नहीं होगा। क्योंकि 999 का जो प्राइस बैंड का सीलिंग है, जो आज अनब्रेकेबल लगता है, एक चीज है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको तोड़ सकती है। और उस दिन के लिए सिर्फ प्रिपेयर्ड रहना अभी से ये असली लॉन्ग टर्म गेम है। जो ये क्रैक करेगा वही असली खिलाड़ी बनेगा। और यहीं पे इनसाइट हम कंज्यूमर्स के लिए भी है। जो सिस्टम हमें सस्ते कपड़े दे रहा है वो सेम सिस्टम करोड़ों दुकान वालों की लाइवलीहुड्स को खत्म भी कर रहा है, एंड इवेंचुअली वो सेम सिस्टम इंडिया की अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्लैश भी करेगा। ये कोई डूम प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स है। और इस इकोनॉमिक्स को समझना यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप इस पूरी ज़ूडियो रेवोल्यूशन से सीख सकते हैं। इसी बात पे दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा और जल्द लेके आ रहा हूं एक और वीडियो। तो क्यूरियस रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जल्द मिलते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.